हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जो पवन सीरीज देख रहे हैं, यानी पवन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को देखिए कंप्लीट करेंगे, जिसमें 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले की वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो तो उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग 102 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, घटते हुए क्रम से और बढ़ते हुए क्रम से। तो इसमें जो आपके ऑप्शन हो जाते हैं अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम या नियत क्रम। तो घटते क्रम का पूछ रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम को समझ लेते हैं तो आपको अवरोही क्रम समझ में आ जाएगा। आरोही क्रम होता है जैसे 1 2 3 4 5, और अवरोही जो हो जाता है वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है जैसे 5 4 3 2 और 1। जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़े तो पहले सीढ़ी पे पैर रखा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे। तो इस तरह से आप सीढ़ियों पे चढ़ते गए। लेकिन जब आपको उतरना है तो आप क्या करेंगे, आप पांचवी सीढ़ी पे, फिर चौथी सीढ़ी पे, फिर तीसरी, फिर दूसरी और फिर पहली। तो यही आपका आरोही अवरोही क्रम हो जाता है, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ना तो आरोही क्रम और सीढ़ियों से नीचे उतरना तो अवरोही क्रम हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि घटते हुए क्रम में, क्योंकि घटेगा तो तभी जब कोई चीज बड़ी होगी तभी तो वो घटेगी। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी हो जाएगा। तो ये आपका अवरोही हो जाता है। अब देख लीजिए अवरोही किसमें है, तो बा ऑप्शन है, यानी कि यही आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना तथा योग करना क्या है। तो जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग करना। अब देखिए कोई संख्याएं हैं, ठीक है, मान लीजिए 240 है, ठीक है, और 350 है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें वृद्धि करना है और बढ़ाना है, यानी वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना, मतलब इस तरह से। तो जब आप योग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 और 5 9 हो जाता है, 2 और 3 5 हो जाता है। यानी कि देखिए पहले 240 और 350 से आपने इनमें वृद्धि की तो ये देखिए वृद्धि हुई, फिर इसको बढ़ाया और इसका योग किया तो क्या हुआ, तो आपको बढ़ा हुआ मिला ना, वृद्धि मिली ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जोड़ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो मान कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 3 या 4। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन, यानी कि 2 हो जाते हैं। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम 99 की बात करें तो ये कितने नंबर की संख्या, ये कितने हैं, 2 अंकों की संख्या है। और अगर 9 की बात करें तो ये 1 अंक की संख्या है ना। लेकिन 1 2 3 4 इस तरह से करते गए, 1 2 3 और 4, तो 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो जाती है, ठीक है। और अगर ये 1 अंक की संख्या है ना, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो 9 हो जाती है। अगर आप इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितने प्लस कर दें, 1 प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये 1 अंक की थी, अब यहाँ पे आपकी 2 अंक की संख्या हो गई। अब जो 2 अंक की संख्या हो गई तो ये सबसे छोटी तो हुई, क्योंकि अभी अभी ये बड़ी थी, इसमें सिर्फ आपने 1 जोड़ा और ये संख्या बदल गई, 2 अंक की हो गई, है ना। तो जब 2 अंक की हो गई तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपकी 10 हो जाती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 अंक की सबसे पहली संख्या। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे आपका 9 और 9 है,
99 है, और ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, और इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 100 बन गया ना। तो आप अभी देखिए 2 अंक की यह संख्या थी जो सबसे बड़ी थी, और आपने 1 इसमें प्लस कर दिया तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और पहली संख्या, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। अब जब आप दूसरी संख्या लिखेंगे तब आप इसमें एक और जोड़ देंगे, तीसरी संख्या लिखेंगे एक और जोड़ देंगे, है ना। लेकिन अभी आपने इसको जैसे ही आपने 1 नंबर प्लस किया तो ये आपका 100 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, तो आपका 100 आंसर हो जाता है, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वर देखिए 10 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं या 14 होते हैं। तो आप सभी को पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ो, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके स्वर हो जाते हैं, है ना। और व्यंजन आपके का से स्टार्ट होते हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, और स्वरों की संख्या आपकी 11 हो जाती है। उसके बाद मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अव्यय हैं, तो काकल, कंठ, दंत, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाता है क्योंकि ये सभी हैं। क्वेश्चन हो जाता है ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो वृत्ताकार स्वर या आवृत्ताकार स्वर, आ और बा दोनों हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं हो जाता है। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी वृत्ताकार और आवृत्ताकार दोनों हो जाते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो इसमें बांटा गया है व्यंजनों को 3 भागों में। तो इस तरह से ये आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री के कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो उपर्युक्त सभी, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन कौन है, देखिए दांत, ता, था, दा, धा, ना। तो जब आप ता, था, दा, धा ये बोलते हैं तो क्या होती है, जबान आपकी दांत से टकराती है, तो यानी कि ता, था, दा, धा, ना हो जाते हैं। तो इस तरह से ना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, या विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अल्प विराम यानी थोड़ा सा ठहरना। कहीं पे 2 लोगों के नाम लिए, आपने मान लिया राम और श्याम, तो राम और श्याम, है ना। तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका अल्प विराम हो जाता है। अर्ध विराम यानी कि थोड़ा सा आप ठहरे, तो अर्ध विराम हो गया। पूर्ण विराम जैसे सीता विद्यालय जा रही है, तो आपने क्या किया, जब सीता विद्यालय जा रही है आप सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अब इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। लेकिन ये लगता कब है, तो इसको भी जान लेते हैं। ये कब लगता है, ये देखिए लगता तब है जब जैसे कोई हर्ष, शोक, उत्साह, जैसे कुछ दुखद घटना सुनी, अरे ये क्या हुआ, बड़े अफसोस की बात है, अरे, तो मतलब ये चिन्ह लगेगा। जैसे अरे वाह क्या बात है, अरे वाह आप पास हो गए इतने अच्छे नंबरों से, तो मतलब बहुत आपको खुशी हुई, है ना। तो ये आप चिन्ह यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। उसके बाद डा वर्ण किस वर्ण में आता है, तो का वर्ग में, टा वर्ग में, चा वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन यानी कि टा वर्ग में आता है। क्या, तो ढा वर्ण। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब क्वेश्चन है 13 संख्या है, सम है, विषम है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो 13 संख्या है वो विषम हो जाती है ना। और सम कौन कौन सी हो जाती है, जैसे 4 हो जाती है, 6 हो जाते, 8 हो जाते, ये सब क्या है, ये सम है। और जैसे आपका 13 हो जाता है, 11 हो जाता है, ये सब क्या है, अब 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, ये कौन सी संख्या है, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाती हैं। अब अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम इसमें क्या है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तो अवरोही क्रम यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरना, यानी कि 5, 4, 3, 2 और 1 सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, तो ये अवरोही हो जाता है ना। और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना तो आरोही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो 11, 9, 7, 5, 2, तो इसका मतलब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो आपका यही आंसर हो जाता है। दूसरा वाला भी समझ लेते हैं, आंसर तो आपका फर्स्ट ही है, लेकिन सेकंड वाले को समझ लेते हैं। यहाँ पे 2, 5, 7, 9, 11 है, तो ये तो आपका आरोही हो जाता है, ये आपका अवरोही नहीं होगा, ये आपका आरोही है, क्योंकि आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक सही है और एक गलत है, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत है। आपका फर्स्ट नंबर का यानी कि जो आ ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है भाग की संक्रियाएं होती हैं, तो भाज्य, भाजक, भागफल आप लोग अच्छे से जानते हैं। भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको, जो भागफल, जैसे जब भाग करते हैं तो भागफल होता है ना, तो जो आंसर आता है तो वो क्या होता है, भागफल। फिर शेषफल जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। और जिससे देखिए भाज्य जो बीच में होता है जिससे किया जाता है, और भाजक जिस संख्या से भाग किया जाता है वो आपका भाजक हो जाता है। तो इसी तरह से तो देखिए होता है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है और आपने उसको किया, फिर यहाँ पे शेषफल बच गया, कोई भी नंबर आपके बच गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका भाज्य, भाजक, भागफल, और जो नीचे बचता है वो आपका शेषफल होता है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें जो आंसर हो जाता है वो दा ऑप्शन हो जाता है, यानी भाज्य, भाजक और भागफल सभी होते हैं, तो आंसर दा हो जाता है। और इसमें ये चीज़ मैं आंसर इसलिए ले आती हूँ कि आप लोग इसमें मिलान कर लो, क्योंकि कुछ लोग कहने लगते हैं, जैसे कमेंट करने लगते हैं कि इसमें ये नहीं ये सही है, लेकिन मैं बहुत ही डीपली स्टडी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो ये सीरीज़ है इसमें एक आधे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर इसमें कुछ और दिए होते हैं और आंसर होता कुछ और है, और वो भी हम अभी देखेंगे। वो भी आपका वो नंबर जब आएगा तब मैं बताऊंगी कि देखिए इसमें आपका ऑप्शन ये दिए हैं लेकिन ये रियल में सही नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ही डीपली स्टडी करती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के लिए क्लास बनाती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो पठन, लेखन, व्याकरण या उपर्युक्त सभी, तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी हो जाता है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, तो इसमें भी आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है 99 में दहाई है, तो देखिए 99 है, तो सबसे पहले ये वाला जो 9 है वो क्या है, वो इकाई है, और ये 9 क्या है, तो दहाई है ना। तो इसमें जो 9 है ये वाला है तो दोनों 9, लेकिन दोनों का अलग अलग मान है, तो ये वाला इकाई और ये वाला 9 दहाई है। तो इस अकॉर्डिंग आपको, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही 9 दिए हैं, तो जो 9 है वही आपका राइट आंसर है, यानी कि 9 दहाई भी है ना। क्वेश्चन है पठन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो इसमें आंसर समझ लेते हैं, इसमें आपका आंसर हो जाता है 4, यानी पठन के कितने होते हैं प्रकार, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो 2, 3, 4 या 5। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या 4 हो जाती है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है, मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक, तो इसमें आपका हो जाता है व्यवहारिक। क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है, सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता, लेखनीयता, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रमबद्धता, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है भाषा की कितनी इकाइयां हैं,
तो अब यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, भाषा की अगर इकाई की बात की जाए तो 5 होती हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन बाद दिए हुए हैं यानी कि 3 है और आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है 5। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कौन कौन सी, तो आपका हो जाता है ध्वनि हो जाता है और वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बा ऑप्शन दिए यानी कि 3, तो ये आपका गलत हो जाता है, 5 आपका सही हो जाता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और भाषा देखिए क्या, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा मतलब जो आप बोल रहे हो यही तो भाषा है ना। भाषा के द्वारा ही हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को बताना है, अपनी प्रॉब्लम को बताना है, जो भी बात कहने, तो हम भाषा के माध्यम से ही तो कहेंगे। जब हम बोलेंगे, भाषा का यूज़ करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे। उसमें लिखित में भी बता सकते हैं, मौखिक में भी बता सकते हैं, है ना। और अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण हो जाती है ना। अगर वर्ण ना हो, मान लीजिए जैसे छोटा है, बड़ा है ना, इस छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ये सब हो जाते हैं। का खा गा गा यानी स्वर व्यंजन सभी होने चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण और ध्वनि भी कहलाती है। जबकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य हो जाती है। क्योंकि वाक्य आप पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं ना, बात जब सब प्लस कर लेते हैं, सब जोड़ते हैं, तभी तो आप वाक्य तैयार करते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन है, वर्ण के भेद हैं 2 3 4 या 6। तो वर्ण के भेद जो हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं। तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी कि आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्राओं के आधार पर देखिए स्वर यहाँ पे भी 6 5 9 और 3 दिए हुए हैं। और अगर बात की जाए तो मात्राओं के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो आपके हो जाते हैं वो तो 2 ही तो हुए ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे दा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है ना, 2 होना चाहिए था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे आपका छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋण हो गया, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर हैं जिसमें कम टाइम लगता है। और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए और आपका ए आए, ओ आओ, ये आपकी क्या हो जाते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है, तो ध्वन्यात्मक भाषा है या शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है, या आ और बा दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें आपका हो जाता है आ और बा दोनों। ध्वनि के मूल तत्व हैं, तो सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाते हैं, यानी कि दा ऑप्शन राइट हो जाता है। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, उत्पादन, संवहन, ग्रहण, उपरोक्त सभी, तो इसमें आपका सभी हो जाते हैं। ध्वनि विज्ञान के यानी ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अव्यय हैं, तो काकल, कंठ, दंत, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें हो जाता है आ और बा दोनों। क्वेश्चन है, ह्रस्व में स्वर होते हैं, तो ह्रस्व में कितने स्वर होते हैं, 10 9 4 या 14, तो 4 होते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर या आवृत्ताकार स्वर, या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आ और बा दोनों हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका सा हो जाता है, यानी कि आ और बा दोनों अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर ये दोनों हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।